रक्त की नदियां बहा दो, मगर हमें किसी भी हालत पे पुलिस की नाक के नीचे से उन लड़कियों को बचाना है। इससे पहले अपने आप को छुपाने की कोशिश करो। इस वक्त पुलिस की नजर तुम पर है और पागलों की तरह वो मान सिंह तुम्हें ढूंढता फिर रहा होगा। अचानक से सुनहरी का फोन आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मगर मुझे अफसोस है कि मैं सुनहरी को नहीं बचा पाई। सुनहरी के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। लेकिन बेटा, बाकी लड़कियों का क्या हुआ? काका, उन सबको नारी निकेतन पहुंचा दिया गया है। उनमें से जिनको उनके घर का एड्रेस मालूम था, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कोई ना कोई आकर उन्हें लेकर जाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो सोच रहा हूं उन बच्चियों के मानसिक पट पर क्या असर बैठा होगा, क्या क्या झेला होगा उन लोगों ने, ये तो वो ही जानती है और कोई नहीं समझ सकता। काका, उनमें से कुछ लड़कियां तो इतनी डरी हुई है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है। जरा सी आवाज से घबरा जाती है, किसी भी आदमी को देखकर डर जाती है। वैसे मैंने डॉक्टर महेश को फोन कर दिया है, वो आकर उन लड़कियों का चेकअप कर लेंगे ताकि हम सही समय पर उनका इलाज करवा सके। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। काका, मैं चाहती हूँ कि वो सभी लड़कियां अपनी पुरानी बीती यादों को भूलकर एक नया जीवन शुरू करें, ताकि उन्हें समाज में एक नई पहचान मिले, खुद के पैरों में खुद खड़ी हो सके, खुद का सहारा खुद बने, किसी की मोहताज ना बने। बेटा, तुम जिस शिद्दत से इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हो, बढ़ती जाओ। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम बुलंदी के साथ आगे बढ़ो और उन हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों उन बच्चों का आसरा बनो जो तुम्हारी पनाह चाहती हैं। उन्हें तुम्हारी पनाह मिलनी चाहिए। हाँ, पर हाँ बॉडी, ये तुम्हारा सपना सच करने में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या हम साथ साथ हैं? काका, अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं कमरे में चलता हूं, तुम्हारी चाय का इंतजार करता हूं। क्या बात है जोगिन बाबू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? कुछ नहीं परी, बस थोड़ा सर दुख रहा था। आप कहे तो मैं सिर दबा दूं? देखिए कैसे 10 मिनट में सर का दर्द गायब हो जाएगा। आप कुछ सोच रहे हैं क्या जोगिन बाबू? कुछ नहीं परी, बस बॉडी की चिंता हो रही है। हिमदी आपकी बहन है तो उनकी चिंता तो होगी ही आपको, मगर एक बात कहूं, हेमदी इतनी समझदार है कि उनकी चिंता करने जैसी कोई बात ही नहीं। वो हर फैसला बड़ी समझदारी और सूझबूझ से लेती है। उन्हें समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें समझ है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। तुम सही कह रही हो परी, मुझे बॉडी के काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है। बॉडी दूसरों की मदद करती है, ये बहुत अच्छी बात है,
मगर उन सब में वो सब कुछ भूल जाती है। उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि वो अपनी जान खतरे में डाल लेती है। और तुम्हारी समझ को क्या हुआ था परी? तुम भी तो अकेले बॉडी के साथ चली गई थी। तुम्हें ऐसा करने से बॉडी को रोकना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर उस समय सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को किसी से कुछ कहने का समय ही नहीं मिला। मगर फिर भी परी, बॉडी को तो रोक सकती थी ना। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मगर हेमदी अगर कुछ ठान ले तो वो तब तक किसी की नहीं सुनती जब तक उस काम को अंजाम ना दे दे। मुझे डर था कि कहीं वो अकेली ना निकल जाए। इससे तो अच्छा होगा कि मैं ही उनके साथ हो लूं। और वैसे भी वो जो काम करने जा रही थी उस काम के लिए कोई उन्हें मना नहीं करता। आप ही सोचिए ना, आज हेमदी की वजह से वो सभी लड़कियां खुली हवा में सांस ले रही होंगी और जहां भी होंगी हेमदी को याद कर रही होंगी। उन सबकी जिंदगी में ये खुशियों भरा पल हेमदी की वजह से ही आया है। उफ, अब मैं इस घर में दो शक्तिशाली महिलाएं नहीं झेल सकता। बॉडी क्या कम थी सवाल जवाब करने को, जो ऊपर से तुम भी बराबर जवाब दिए जा रही हो। वो भी एक दिन बॉडी के साथ गई तब। अगर तुम बॉडी के साथ रेगुलरली जाने लग जाओगी तब तो तुम सबको ही चुप करा दोगी। अब परी, तुम्हारी बकबक सुनकर मेरा तो सर में दर्द होने लग गया है। एक काम करो ना, मुझे सर दर्द की कोई दवा ला दो। नहीं, मैं आपको दवा नहीं दे सकती। दवा नुकसान करती है। मैं आपके लिए बाम लेकर आती हूँ। नहीं परी, तुम रहने दो। अरे मगर क्यों? एक्चुअली परी, मुझे बाम लगाना नहीं आता। कभी कम या ज्यादा लग जाता है तो जलन होने लगती है। वो मुझे बॉडी ही लगाती थी। जोगिन बाबू, मैंने हेमदी से बहुत कुछ सीखा है। तो क्या मैंने सर दबाना नहीं सीखा होगा उनसे? मुझे क्या पता। अब देखिए कैसे आपका सर दर्द गायब होता है। अब कुछ आराम मिल रहा है? अरे परी, अभी थोड़ा ही आराम मिला है। बॉडी होती ना, अभी तक तो सर का दर्द चला ही गया होता। अरे परी, तुम मेरे बाल खींच रही हो। अभी भी तुम्हें बॉडी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जाइए, मैं नहीं दबाती हूँ। अरे अरे, मेरे पैर में दर्द हो रहा है अब। साहब, मुझे लगता उन लोगों ने सुनहरी पर निशाना नहीं लगाया। आखिर वो कौन थे? जहां तक मुझे लगता है कि उन लोगों ने सुनहरी पर नहीं बल्कि विक्टोरिया जी को निशाना लगाया था, क्योंकि उन लोगों का टारगेट विक्टोरिया जी ही रही होंगी। आखिर उनको खतरा तो विक्टोरिया जी से ही था और सुनहरी तो उनके कब्जे में पहले से ही थी। वो जब चाहे उसे मार सकते थे। तुम सही कह रहे हो भोला। सुनहरी उनके लिए कभी खतरा थी ही नहीं। मुझे भी उसके मरने का बहुत अफसोस है और विक्टोरिया जी, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख है। जी साहब, वो तो है ही। मगर मैं कुछ दिन से एक बात नोटिस कर रहा हूं भोला। कौन सी साहब? यही कि हमने ये तो बहुत अच्छा किया कि कल उस इतने बड़े गिरोह को पकड़ लिया, और कुछ दिन पहले हमने उस बच्चे उठाने वाले गिरोह को भी पकड़ा। मगर मुझे अभी भी लगता है कि हम सिर्फ इन पेड़ों की शाखाएं छाट रहे हैं। अब तक उनके जड़ तक नहीं पहुंच पाए। साहब, मैं कुछ नहीं समझा। बोला, मैंने कुछ दिन से नोटिस किया है कि शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, और इसकी तह तक पहुंचने के लिए मुझे उस तोतले की हलक में हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सभी घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर यह समझा है कि इन सब के पीछे कोई और है। नहीं तो सोचने की बात है कि विक्टोरिया जी पर हमला इस तोतले के छूटने के बाद ही क्यों हुआ। कहीं ना कहीं यही उन सब की सबसे मजबूत कड़ी है। मुझे इस पर किसी तरह भी शिकंजा कसना पड़ेगा। वैसे तोतले की बेल देवीकांत ने करवाई थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देवीकांत का ही हाथ है इन सब के पीछे। कहीं ये देवीकांत ही इस तोतले बंगाली को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। पर साहब, वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा?
और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हो भोला, मैं भी इसी फिराक में हूं, लेकिन ये ऐसी कोई गलती कर ही नहीं रहा जिससे हम इसे घेर सकें। बड़ी शातिर और सावधानी से ही अपनी चाल चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक अपनी खैर मनाए। कभी ना कभी ये कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। तुम सिर्फ इस पर अपनी पैनी नजर रखो, क्योंकि इसकी कोई भी गलती हमारे लिए बहुत अच्छा मौका साबित हो सकती है। अच्छा बेटा, आप दोनों मुझे एक एक करके अपने घर का पता बताओगे ताकि मैं आपके घर तक पहुंच के आपको आपके माता पिता से मिलवा सकूं। अच्छा बेटा, आप बताओ, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? मुझे तो मेरे घर का पता नहीं। मेरे घर के सामने एक खुला मैदान था जहाँ मैं खेलने गई थी। फिर एक अंकल ने मुझे चॉकलेट खिलाया और मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गई। इन्हें तो अपने घर का एड्रेस ठीक से पता ही नहीं है। अब तक तो इनके माँ बाप ने इनके वापस मिलने की उम्मीद ही खो दी होगी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, जहाँ पर आपको रखा जाता था वहाँ पर कोई औरत आती थी आप लोगों को खाना खिलाने? नहीं, हमारे पास तो एक आदमी आता था। हाँ हेमदी, वो कभी कभी हम लोगों के पास चक्कर मारने के लिए आता था। वो बहुत बुरा था, वह बहुत गुस्सा होता था। उस दिन वहाँ होटल में भी वो आदमी आया था और भाग गया था हेमदी। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें। आप लोग पहले स्कूल तो जाते होंगे ना? हाँ। तो आपको पता है ना कि आपके स्कूल का क्या नाम था? आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मेरे स्कूल का नाम यूनिवर्सल एकेडमी है और मैं क्लास 6 में हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। और मेरी फेवरेट टीचर का नाम सिप्रा मैम है और मेरी फेवरेट बुक्स है मैथ्स बुक। और आपका? मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद पब्लिक स्कूल है। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी फेवरेट टीचर का नाम फरत मैम है। इनके स्कूल से इन बच्चों के घर का पता आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी मेहनत आधी हो जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर मान, मैं आपके यहाँ बहादुरी के किस्से सुनने नहीं आया। प्लीज मुझे बताइए कि उस दिन ब्लू बर्ड में क्या हुआ और उस बहरूपे का कुछ पता चला? देखिए जोगेन बाबू, हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। हमें भी उस बहरूपे की तलाश है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिवाय उन लड़कियों के अभी हमारे पास दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर इंस्पेक्टर मान, आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मैं कब से सुनता हुआ आ रहा हूं कि आपकी कोशिश जारी है, मगर उन कोशिशों के क्या नतीजे निकल रहे हैं? दिन ब दिन शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सुनहरी जैसी लड़कियां मारी जा रही हैं और आप यहाँ हाथ पे हाथ रख के ये बोल रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है। देखिए जोगेन बाबू, सुनहरी की मौत का दुख मुझे भी बहुत है और उससे भी कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि जिसने उस पे निशाना लगाया वो मेरी हाथ से बचकर निकल गया। लेकिन वो औरत कौन थी जिसने सुनहरी पर गोली चलाई? लेकिन तुम मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी ही कोई घटना हुई है या अपने घर से झगड़ा करके आए हो? ये पूछने का मतलब? क्यों पूछ रहे हैं आप ऐसा? मतलब है जोगेन, क्योंकि अभी अभी मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो विक्टोरिया जी पे हुए हमले से और उनके किडनैपिंग से ताल्लुक रखते हैं। बॉडी की किडनैपिंग? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि विक्टोरिया जी पे जानलेवा हमला हुआ। उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे मारीन बाबू वहां पहुंच गए और उन्हें उन गुंडों से बचा लिया। इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या लगता है तुम्हें जोगेन, इसके पीछे कौन हो सकता है? तुम्हें किसी पर शक है? शायद ही ऐसा कोई शख्स है जो बॉडी के लिए गलत भावना रखता होगा, सिवाय एक के। कौन? जो मेरी बॉडी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। कौन था वो जोगेन? रोमेश। रोमेश? काम को अंजाम देने के बिना ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे सबके सब दिक्कत में आ जाएं। अपने अंदर का गुस्सा संभाल के रख।
ये रमेश नाम बार बार घूम फिर कर मेरे सामने आ जाता है। इस नाम के किसी भी इंसान से ना कभी मैंने कोई मुलाकात की और ना ही मैं इस रमेश के बारे में कुछ जानता हूं। इंस्पेक्टर मान, शायद ही आपकी कभी उससे मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि वो शख्स अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्या कह रहे हो? मगर उसका विक्टोरिया जी के साथ क्या संबंध था? देखो, मैं जब भी तुमसे और तुम्हारी बहन से यह सवाल करता हूं, तुम लोग हर बार मेरे सवाल को किसी ना किसी बहाने से काट देते हो। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है इंस्पेक्टर मान। क्या वजह है? कभी कभी कुछ सवालों के जवाब जानबूझकर नहीं देने चाहिए, क्योंकि उन सवालों के नीचे कई सवाल दबे होते हैं और हर सवाल के साथ परत दर परत एक दर्द उभर कर सामने आ जाता है। इंस्पेक्टर मान, बस इतना फेवर कीजिएगा कि अगर इस केस में कुछ भी प्रोग्रेस होती है तो प्लीज मुझे खबर कीजिएगा। बिल्कुल जोगेन, आई विल लेट यू नो द प्रोसीडिंग्स। ठीक है इंस्पेक्टर मान, मैं निकलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस चोर पुलिस के खेल में एक चूक तो हो गई है। पुलिस की पूरा शौक हो गया कि इस दौरान जो भी घटना घटी है उसके पीछे कोई ना कोई औरत की हाथ है। और उस दिन पुलिस को एक झलक तो मिल ही गई है ज्वाला जी की। और उस दिन वो हेम को तो मैं अपने काबू में कर लिया था। किडनैप करने के टाइम मानसी का नजर मेरे ऊपर पड़ गई और मेरे ऊपर टूट पड़ा। इसी वजह से वहां से बाहर निकला। इस वक्त पुलिस पागल कुत्ते जैसा ज्वाला जी के पीछे पड़े और ज्वाला जी को इस बीच सावधानी बरतनी जरूरी है। और सरफरे इंस्पेक्टर का कोई भरोसा नहीं है। ना जाने कोई कलाकार को बुला के ज्वाला जी की तस्वीर बना के सारे शहर में चिपका डालेगा। इस वक्त सिर्फ पुलिस को ज्वाला जी की तलाश है। पता नहीं ज्वाला जी बाहर ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा, गजब। शांत हो जा तोतला बंगाली। इस बात का एहसास ज्वाला जी को भी है, लेकिन तुझे चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस तुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। और पुलिस सूंघते हुए अगर तेरे पास तक पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तू लॉकअप में चला जाएगा। और इस बार उन्होंने ऐसे इंतजाम किए हैं कि तेरी जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। इसी बार पुलिस मेरे को कोई चार्ज नहीं लगा सकती। मत भूल कि सुनहरी की मौत से पहले तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक लड़की का कत्ल हुआ है सरेआम, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। इसलिए इस बात को हल्के में मत ले। मेरी बात मान, कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चला जा और तब तक मत लौटना जब तक मैं ना कहूं। ये सभी वो हेम के वजह से हुआ है। उसी वजह से मेरे कारोबार सभी चौपट में चला गया और मेरे हाथ से वो लड़की लुक भी चला गया। उसको मैं बर्बाद किए बिना ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। पागल मत बन। इस समय जोश से नहीं, होश से काम लेने की जरूरत है। नहीं, वो लड़की के वजह से, वो हेम के वजह से ये शहर छोड़ के जाऊं, क्योंकि देवीकांत, तुमको पता है तो तुला बंगाली टेरर तो बना लिया, जबान से मार खा गया। काम को अंजाम देने के बिना ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे सबके सब दिमाग में आ जाएं। अपने अंदर का गुस्सा संभाल के रख, वक्त आने पर निकाल देना। ले, ये कुछ पैसे रख और शहर से निकल जा। इसी में सबकी भलाई है। क्या आप ही शंकराज जी हैं? जी हाँ। बहुत ढूंढने के बाद आप तक पहुंचा हूं। क्या आखिर भी नहीं करेंगे? कलाकार की दुनिया है, कला से ही स्वागत कर सकता हूँ। जीवन में पहली बार ऐसी खातिर हो रही है। इसी पहली बार होने का एहसास ही तो कला है। कहिए, आप कोई स्केच बनवाने आए हैं या बस यूं ही रास्ता भटक गए हैं?
आपने अपना अभी तक नाम नहीं बताया। मैं तो कला का प्रेमी हूं। किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े कलाकार यहां रहते हैं, बस मिलने चला आया। ये सारी पेंटिंग और स्केच आप ही ने बनाए हैं? कला किसी की कहाँ होती है। जिस पल कृति पूरी हो जाती है उसी पल वो कृति कलाकार से जुदा हो जाती है। कला पर सबका हक हो जाता है। यहाँ पर सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। किसी ने सही कहा है, अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं। वाह क्या बात है। सरल में मजा नहीं है। मुझे तो गुत्थियां सुलझाने का और चीजों पर से पर्दा हटाने का शौक है। इसीलिए तो मैं कला की इज्जत करता हूँ। जितना हम लोगों से सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें प्रकृति सिखाती है। बस मुश्किल ये है कि प्रकृति से हमारा संपर्क टूट गया है। बस हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। आपके जीवन को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप सांसारिक सुखों से बहुत दूर हैं। इस सबका कुछ मूल्य भी मिलता है या बस कला का सुख? जितना मिल जाता है गुजारे के लिए काफी है। बाकी ये रंग और तुलिका साथ है, फिर किसी चीज की कमी ही नहीं रहती है। इस छोटी सी जगह में रहकर क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपके पास भी धन दौलत हो, नौकर चाकर हो? खुद को संभाल पाना तो मुश्किल है, फिर और चीजों को कैसे संभालूंगा? लेकिन काम की कीमत तो मिलनी ही चाहिए। अब देखिए, ये पेंटिंग यहाँ टंगी हुई है। आपने इसे अपनी भावनाओं से और बड़ी मेहनत से बनाया है। अब इसकी कोई कीमत ना मिले, इसका कोई मूल्य देने वाला ना हो, ये यहीं टंगी टंगी बेरंग हो जाए, तो इसे बनाने का क्या फायदा? आप तो लेन देन की बात करने लगे। लेन देन की बातें करने के लिए आप गलत जगह पर खड़े हैं। लेन देन का काम तो व्यापारी लोग करते हैं, हम कलाकार नहीं। लेन देन ही तो जीवन है। अगर जीवन में लेन देन नहीं होगा तो जीना असंभव हो जाएगा। फिर आदमी कैसे रहेगा इस दुनिया में? ये समझने के लिए आपको इस तरीके से, मतलब जैसे मैं रहता हूँ, रहकर सीखना होगा। हम अपनी जरूरतें बढ़ा लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। जरूरतें नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। जरूरतों का होना बहुत जरूरी है। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है। लक्ष्य को पाने की भूख, उस भूख को पूरी करने की कोशिश, ये सब नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा। जीवन के कोई मायने नहीं। जीवन को समझने के नजरिए में आप में और मुझ में फर्क है। यदि आप मेरी तरह रहकर देखना चाहते हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से बातें करनी पड़ेंगी, अपनी आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आप चीजों के लिए नहीं, चीजें आपके लिए बनी हैं। और तब आपको लगेगा कि दुनिया में कितने अलबेले रंग हैं, कितने प्रकार की खुशबू है, कितना रस है, सब कुछ कितना सरल है। सरल में मजा नहीं है। मुझे तो गुत्थियां सुलझाने का और चीजों पर से पर्दा हटाने का शौक है। हेम जी, ये सब क्या है? ये किसने बनाई है? जब मैं संग तराश के पास गई थी, ये चीजें मुझे वहीं से मिली है। और वहां पर एक मूर्ति भी थी। जब उस मूर्ति पर से मैंने पर्दा उठाया तो वो मेरी मूर्ति थी। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी उस संग तराश ने मुझे उस आदमी के बारे में बताने से इनकार कर दिया।